हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी नियोजित शिक्षकों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, जहां आज हम लोग सक्षमता परीक्षा के 1 to 5 का सामान्य अध्ययन एवं सामान्य विषय की तैयारी करने जा रहे हैं। आपको यहाँ पे मॉडल सेट के जरिए आपकी तैयारी की जाएगी और हम लोग चरणबद्ध होकर इस सक्षमता परीक्षा 1 to 5 की तैयारी करेंगे। आज ही हमारा 1 to 5 के टीचर शिक्षकों नियोजित शिक्षकों का ये पहला मॉडल सेट होने वाला है। तो आप लोग जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, खास के हमारे 1 to 5 वाले, उनके लिए आज का ये हमारा मॉडल सेट प्रैक्टिस 1 है, जिसमें हम लोग आपके सामने दिख रहा होगा कि सामान्य अध्ययन एवं सामान्य विषय का जो है ये तैयारी संग्रह आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो हमारे जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को हमारी शुभकामनाएं, और जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब करें, और यहीं से आपकी जो तैयारी है वो पूरी होगी और हम लोग अच्छे नंबर से सक्षमता परीक्षा पास करेंगे। अपने जितने भी नियोजित शिक्षक साथी हैं उनको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी समय पर हो सके। आज हम लोग 1 to 5 के नियोजित शिक्षकों के लिए सामान्य अध्ययन एवं सामान्य विषय, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामान्य विषय में आपको प्राथमिक गणित, मानसिक जागरूकता, करंट, प्राथमिक साइंस, सारा चीज़ आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग अपना जो आज का पहला प्रश्न है उसको शुरू करते हैं। तो जो कि आप लोग देख रहे हैं कि पहला प्रश्न है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। देख लीजिए, आपका जो गाइडलाइन दिया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, उसके अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। इसमें 4 ऑप्शन है आपको, तो इसी के अकॉर्डिंग हम बना के लाए हैं। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं, पहला में है फूलन प्रसाद वर्मा, दूसरा में है स्वामी योगानंद, और तीसरा में है नरहरि परीख और दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो आपको सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको कि जुलाई 1931 में जो है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो आपको जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने इनका गठन किया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि देख रहे हैं आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो है आपको अच्छी तरह से पता है कि A.O. ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अगला हमारा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था। तो इसका जो सही उत्तर है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारे पास ऑप्शन है बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक एवं सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो है आपको इसका जो ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, यानी कि इन्होंने ही कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न है हम लोग का दोस्तों कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। हमारे पास ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर। उसके बाद है प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस। चौथा में है सूर्य सेन और उधम सिंह। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है आपको राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, काकोरी जो ट्रेन डकैती कांड में किनको मिला था फांसी, तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान को ये मिला था। बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है कि इंडियन फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी। तो इंडियन फॉर इंडियंस किताब जो आपको है वो आपके पास ऑप्शन है C.R. दास, M.G. रानाडे और जो है आपको V.D. सावरकर, S.N. बनर्जी। तो इसका जो सही उत्तर है आपको है वो है कि C.R. दास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। हमारे पास ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, गांधी जी या भीमराव अंबेडकर। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो आपको है वो महाराष्ट्र में ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले ने किया था। किसने किया था? तो ज्योतिबा फूले ने किया था 1873 ईस्वी में। कब किया था? 1873 ईस्वी में।
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू या भक्ति लक्ष्मी देसाई। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो आपको है श्रीमती एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। उसके बाद है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रह कौन थे? तो आपको जो इसका ऑप्शन है हमारे पास सरोजनी नायडू, सी राजा गोपालचारी, विनोबा भावे या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर आपको होगा विनोबा भावे। विनोबा भावे जो है आपको वो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि लंदन में इंडिया हाउस किसके संस्थापक कौन थे? यानी कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? हमारे पास ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, रामचंद्र या तारकनाथ दास। तो इसका जो आपको सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है आपको लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक थे। हमारा अगला प्रश्न है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा सन 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सन 1939 में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व हिंदी साहित्य के विद्वान राहुल सांकृत्यायन ने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो ए एकदम सही है, राहुल सांकृत्यायन ने किया था। ब्रिटिश विरोधी लेखन और भाषण देने के लिए उन्हें 3 साल के लिए भी गिरफ्तार भी किया गया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि आपको गणित का सवाल है, तो आप लोग गणित का सवाल के लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग इसका जो है डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं कि 2 रेलगाड़ी जिनमें प्रत्येक लंबाई 150 मीटर है और प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर घंटा है, वो एक दूसरे के विपरीत चल रही है, तो उसको एक दूसरे से पार करने में इसको कितना समय लगेगा? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको सी, यानी कि 6 सेकंड लगेगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करने में 6 सेकंड लगेगा। अगला प्रश्न है कि 2 विद्यार्थियों में 12 एक जैसी कलम बांटने के कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक है? तो आपका जो इसका सही उत्तर होगा इसमें वो हो जाएगा आपको 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आप मैथ का एक अलग क्लास के लिए बनाऊंगा मैं, यहाँ पे आपके जो सामान्य विषय के लिए जो है प्राथमिक गणित, उसका आपको 6-7 क्वेश्चन मिलेगा बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आंसर पर टिक लगा देता हूँ, आप लोग इसको, हो सकता है एग्जाम में आपका इस तरह का प्रश्न आ जाए तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा कि श्रेणी 1, 3, 9, 15, 25, 35, 39 का अगला पद क्या होगा? तो ये एक तरह का एपी टाइप का क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि रीजनिंग का भी क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर आपको होगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, यानी कि 63 होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 63। अगला हमारा प्रश्न है कि 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, 45% शतरंज खेलते हैं और 10% विद्यार्थी न कैरम खेलते हैं और न शतरंज। तो शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है? तो आपका इसका जो सही उत्तर है वो है 24, यानी कि बी नंबर 24 इसका एकदम सही उत्तर है। आप लोग सॉल्यूशन भी कर सकते हैं जो मैथ के स्टूडेंट है। वैसे मैं मैथ का एक अलग वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ उसमें मैथ रहेगा। यहाँ हम समान अध्ययन की 120 क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, समान अध्ययन और समान विषय का, तो इसमें मैथ स्वाभाविक है कि आएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है कि यदि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर इतना और एक्स माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा? मतलब इसका मान क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है 39/4, यानी कि सी नंबर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि आप देख रहे हैं कि 5 का पावर x² प्लस 2x प्लस 7 है बराबर में 125। इस तरह का बीपीएससी सवाल आ चुका है, तो आप इसको
सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको 2, यानी कि डी नंबर। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आप लोग देख रहे हैं अब यहाँ से साइंस का क्वेश्चन शुरू हो गया, तो आपको जो है 1 to 5 में सारा सब्जेक्ट इसी तरह से मिलने वाला है, इसलिए हमने इस तरह का बना के लाया है। तो देखिए आपको 17 में है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आती है। तो हड्डियों की पढ़ाई जो आपको है वो आती है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, हड्डी की पढ़ाई को क्या कहा जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हड्डी की पढ़ाई को आपको ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। यहाँ पे हार्मोन दिया हुआ है टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोनिनल, थायरॉक्सिन, इंसुलिन। तो आयोडीन की जहाँ बात होती है तो वहाँ पे आपको थायरॉक्सिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि है एड्स किसके कारण होता है, यानी एड्स जो बीमारी है वो किसके कारण होता है। तो अब आप इसको अच्छे से जानते हैं कि एड्स जो है वो वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा होता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं कि विषाणु का ऑप्शन है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो विषाणु यानी कि वायरस। एड्स जो है आपको वायरस के द्वारा विषाणु जनित रोग है। अगला ऑप्शन है दोस्तों कि अल्फा कण डैश के द्विआवेशित डबली चार्ज आयन होते हैं। अल्फा कण किसके, यानी कि हमारे पास ऑप्शन है बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो अल्फा कण जो है आपके दोस्तों वो हीलियम के यानी कि H++ के जो है द्विआवेशित चार्ज्ड आयन होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको आंसर यानी कि सी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, यानी कि कितने देर में सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट या 10 मिनट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 8 मिनट 16 सेकंड, यानी 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। तो आपको यहाँ पे संभावित ऑप्शन दिया है, तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको 8 मिनट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो अदिश राशि की जहाँ तक सवाल है तो वो आपको है प्रेशर, यानी कि दाब। कौन है, दाब आपका अदिश राशि है। दोस्तों आज का जो सेशन है वो 1 to 5 के नियोजित शिक्षकों के लिए स्पेशली है। तो आप लोग जितने भी शिक्षक हैं खास के 1 to 5 वाले और 6 to 8 के जो 40 नंबर का जो GS जनरल स्टडीज आने वाला सामान अध्ययन, उसका भी तैयारी आपको यहाँ इसी से होने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने नियोजित शिक्षकों को शेयर जरूर कीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। यहाँ अगला जो क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन है प्रतिबल, बल, विकृत या दाब। तो इन तीनों का प्रतिबल, बल और दाब तीनों का राशि होता है, लेकिन विकृत यानी कि स्ट्रेन का नहीं होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है सी वो सही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हर्ट्ज में क्या नापा जाता है, यानी हर्ट्ज से हम लोग क्या नापते हैं। तो हर्ट्ज आप लोग सुने भी होंगे, तो देखे भी होंगे, किताब में पढ़े होंगे। तो हर्ट्ज से जो हमारा है वो क्या नापा जाता है, तो हर्ट्ज से आवृत्ति को मापा जाता है। हर्ट्ज से आवृत्ति का SI जो है वो मापा जाता है। तो आवृत्ति आपको ऑप्शन नंबर ए में है, कहाँ है, ए में। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कि शरीर का तापमान बॉडी टेम्परेचर नियंत्रित करता है। बॉडी टेम्परेचर कौन नियंत्रित करता है आपको, मेडुला, थैलेमस या हाइपोथैलेमस या सेरेबेलम। तो बॉडी टेम्परेचर जो आपको हाइपोथैलेमस जो है हाइपोथैलेमस वो नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। विद्युत धारा जो आपको किस उपकरण से नापी जाती है, तो वोल्ट मीटर, एमीटर या वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर। तो विद्युत धारा जो आपको है वो एमीटर से मापी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर की इकाई है। इलेक्ट्रिक पावर की इकाई है, तो इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या है आपकी, विद्युत शक्ति की इकाई
आपको क्या है, तो वो है आपको वाट। क्या है, विद्युत शक्ति की इकाई आपको वाट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हमारी मॉडर्न मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक, मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है? रदरफोर्ड, आइंस्टीन, लोविजियर या सीवी रमन? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो आपको वो लोविजियर, इसको कहा जाता है मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस कहा जाता है? तो लाफिंग गैस आपको नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड आपका ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको रासायनिक सूत्र जो है वो N2 होता है। क्या होता है? N2O आपको हंसने वाली गैस का रासायनिक सूत्र है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो इसमें जो है आपको कौन सा एक तत्व नहीं है? तो धातु, अधातु, गैस या उपधातु? तो आप इनमें देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से तत्व की जहाँ तक बात है तो आपको ऑप्शन नंबर सी जो है वो गैस, वो आपका एक तत्व नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि पानी का पीएच मान क्या है? पानी का पीएच मान कितना होता है? तो पानी का पीएच मान आपको आप लोग जानते हैं कि 7 होता है। कितना होता है? आमतौर पर ये 7 से कम होता है। समझे? तो आमतौर पर जो है इसको 7 से कम होने वाले पानी को आपको अम्लीय पानी माना जाता है। तो यहाँ पे पानी का मान कितना हो जाएगा आपको? वो हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के संवर्धन से संबंधित है? ये आपको भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 43B। 43B जो है आपको वो एकदम सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A जो है वो आपको प्रबंध में कर्मचारियों के सहभागिता से होता है। उसके बाद 43B जो है सहकारी समितियों के संवर्धन में होता है। उसी तरह 31A जो है वो संपदा के अधिग्रहण के लिए है, और अनुच्छेद 31B वो कुछ अधिनियमों एवं विनियमों की वैधता के लिए संबंधित है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। तो ऑक्सीजन किसमें अनुपस्थित होता है? ऑक्सीजन केरोसिन में या कांच में या मिट्टी में या सीमेंट में? तो ऑक्सीजन जो आपको अनुपस्थित होता है वो केरोसिन में अनुपस्थित होता है, केरोसिन में। तो हमारा यह सही उत्तर इसका हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि ऑक्सीजन जो आपको वो ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित पूछ रहा है। तो ऑक्सीजन जो है आपको सब जगह होता है, कांच, मिट्टी, सीमेंट में होता है, लेकिन केरोसिन में अनुपस्थित होता है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ जो आपको वो किसका बहुलक है? तो आपको इसका जो सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन भी है, आइसोप्रीन, स्टाइरीन, विनाइल एसीटेट या प्रोपेन। तो इस प्राकृतिक रबड़ जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक है, आइसोप्रीन का। इसका नाम है आपको 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइईन जो है इसका वो रासायनिक नाम है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी है? पुस्तक का नाम है और इसको लिखा किसने है? कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखने वाले साइंटिस्ट जो है आपको वो थे चार्ल्स डार्विन। कब लिखा था इसने? 1859 में, 1859 में इन्होंने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? ये हमेशा पूछा जाने वाला सवाल है कि जहाँ जीव रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोग इसको जानते भी होंगे कि जहाँ जीव रहता है उसे हम लोग आवास कहते हैं। क्या कहते हैं?
आवास। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है आपका वो एकदम सही है। जहाँ जीव रहता है उसे हम आवास कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। समझे? सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या राइबोसोम में या प्रोक्सीसोम में। तो सौर ऊर्जा जो आपको है वो माइटोकॉन्ड्रिया है ना में पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, क्लोरोप्लास्ट में पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, राइबोसोम में। तो आपका जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है कब? क्लोरोप्लास्ट में। इसका सही उत्तर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का उत्पाद है। मतलब फोटोसिंथेसिस का उत्पाद लिखा हुआ है कि है, तो फोटोसिंथेसिस का मुख्य उत्पाद जो है आपको है वो है शर्करा एवं आपका जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा शर्करा। प्रकाश संश्लेषण का यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो इसका सही उत्तर आपको होगा दोस्तों वो होगा प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद जो है आपको है वो मुख्य उत्पाद जो है वो ऑक्सीजन है और शर्करा जो है वो आपको मुख्य रूप से नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको बी यानी कि ऑक्सीजन। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर कि बिहार दिवस का क्या महत्व है। जो हर साल 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं उसका महत्व क्या है? इसका महत्व क्या है? तो बिहार दिवस हर साल मनाने का महत्व है कि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए हम लोग मनाते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा आपको होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। 1912 में बिहार जो है आपको बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गया था, तो इसलिए उसी की याद हम लोग 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार राज्य पुनर्पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन पूछ रहा है कि क्या है। तो इसका जो टैगलाइन है आप दोस्तों वो है बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, है ना। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है इसका वो है। तो इसका इसमें जो है ब्लिसफुल बिहार यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल केमल अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो विश्व का पहला ऊंट अस्पताल जो आपको है वो आपको दुबई में स्थित है। कहाँ है? दुबई में। अगला प्रश्न है हमारा कि एक गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? ए गैलरी ऑफ रास्कल के पुस्तक कौन है? तो एक गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक जो है रॉस्किन बॉन्ड है। कौन है? रॉस्किन बॉन्ड यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? डच इंडिया फैक्ट्री जो है वो कब पटना में स्थापित किया गया? अपनी कंपनी को पटना में स्थापित किए। तो ऑप्शन दिया हुआ है 1601, 1632, 1774 या 1651। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1632 में पुर्तगाली द्वारा किया गया था। तो उसके बाद अगला जो ऑप्शन है हमारा कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती का हेतु हुगली का उपयोग जो है वो पुर्तगाली द्वारा किया जाता था। पुर्तगाली द्वारा किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। ठगों का उन्मूलन जो है वो किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ठगों का उन्मूलन जो है लॉर्ड क्लाइव, कर्नल स्लीमन या लॉर्ड मिंटो या अलेक्जेंडर बर्न्स। तो ठगों का उन्मूलन जो आपको कर्नल सलीमन के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। अफगानिस्तान के प्रति किस वायसराय ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। ऑप्शन है हमारे पास लॉर्ड मोयो, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड लिट्टन ने अफगानिस्तान के प्रति आपको मनाई थी, वायसराय अपनाई थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको है बी, ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको साबरमती से शुरू किया था। साबरमती, साबरमती आपका गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों किससे है? साड़ाबंदी आंदोलन। साड़ाबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। तो साड़ाबंदी आंदोलन जो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो आपका ऑप्शन है जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद या गोपालाचारी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बिहार में 1857 में के विद्रोह का नेतृत्व आपका जो है वो कुंवर सिंह 1857 विद्रोह का किया था। ऑप्शन नंबर आपका जो है वो 50वां क्वेश्चन का जो है आपको सी यानी कि कुंवर सिंह एकदम सही है। दोस्तों आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर हमारे नियोजित शिक्षक जो 1 to 5 में उनके लिए, क्योंकि आज हम लोग 60 क्वेश्चन का मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 बना के सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आप देख रहे हैं आप लोग कि आज 51वां क्वेश्चन के पास हम लोग हैं। तो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने नियोजित शिक्षकों साथियों के लिए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और हमें जो है तो सक्षमता परीक्षा की तैयारी करनी है। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो है आज 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सार पूरा आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन आपके सामने है। तो अपने नियोजित शिक्षक साथियों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल पे पहली बार है तो शेयर जरूर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों के नेतृत्व जो है वो आपको किसने किया था। ऑप्शन नंबर आपका जो स्वामी विद्यानंद है, राजकुमार शुक्ल है, श्री कृष्ण सिंह है, जेबी सेन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। तो आपका जो उत्तर है वो है सी यानी कि जापान। भौगोलिक क्षेत्र से की दृष्टि से सीमा रहित की बात कर रहे हैं, आपका जो उत्तर आपको हो जाएगा वो होगा सी यानी कि जापान जो है आपको सबसे बड़ा देश है। हमारा अगला प्रश्न है सर्वाधिक उत्तर
दक्षिणी लंबाई लैटिट्यूड लंबाई वाले सीमा वाला देश कौन है? सबसे ज्यादा उत्तरी दक्षिण लंबाई वाला देश वो आपको कौन है? तो इसका जो है सही उत्तर आपको है वो है चिली। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाला सीमा वाला देश आपको चिली है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक जो आपको है द्वीपों वाली संख्या वाला देश कौन है? तो आपका इसका जो सही उत्तर है वो है आपको इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। इसमें कितने द्वीप हैं? तो 17,508 है। 17,508 द्वीप है। दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो विश्व में सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश हमारा कौन है? ईरान है। सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश हमारा ईरान है, यानी कि यहाँ 94% केसर का उत्पादन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? यानी विश्व में सबसे ज्यादा यूरेनियम स्थापित उत्पादन करने वाला देश हमारा जो है वो है कौन है? तो कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। कितना परसेंट करता है? तो ये 39% उत्पादन करने वाला देश है यूरेनियम। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन है? कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी का नाम आपको क्या है? तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी का नाम कार्डेमम पहाड़ी है। कार्डेमम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कार्डेमम पहाड़ी है। उसका हमारा ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? हमारा ऑप्शन नंबर है कि चाय बागान कौन सी पहाड़ी पर नहीं है? तो यहाँ पर है कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग या गिरनार। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको बी, यानी कि डी, गिरनार में आपको चाय का बागान नहीं है। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है गिरनार। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। मतलब बढ़ते हैं अगले प्रश्न जो कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। तो ऑप्शन हमारे पास उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सर्वाधिक पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न होगा। हम लोग देख रहे हैं कि 60वां क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, जो कि हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? कौन सा गलियारा है जो जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो हमारे पास ऑप्शन है इसका चेन्नई, वाइजैग, मुंबई बेंगलुरु, दिल्ली मुंबई, अमृतसर कोलकाता। इसका जो सही उत्तर है वो है दिल्ली मुंबई। वो है आपको दिल्ली मुंबई जो है आपको जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ है। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी तैयारी पूरी तैयारी सक्षमता परीक्षा की तैयारी 1 to 5 की यहाँ से की जाएगी। और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप तमाम नियोजित शिक्षकों की हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे नंबर से सक्षमता परीक्षा को पास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।